चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है सर आपका। पूनम पंडित हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। पूनम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। राघवेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ करूंगा। काशी तमिल संगमम का आयोजन आज किया गया, भव्य नजारा देखने को मिल रहा है काशी में। राष्ट्र के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, राजनीति का हर विषय में समायोजन नहीं होना चाहिए। कोई जी। भी चीज हो तो उसको राजनीति लेकर के आ जाते हैं। ये कोई, हमें लग रहा है ये उचित बात नहीं है। जो हमारा भारत राष्ट्र है, ये भौगोलिक सीमाओं से पहले नहीं बंधा हुआ करता था, सांस्कृतिक सीमाएं हुआ करती थी। कहावत थी, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बाणी। ये हमारी देश की संस्कृति रही है। इतनी संस्कृतियां हमारे यहाँ हैं, हर 10-20 किलोमीटर के बाद एक नई चीज निकल के आ जाती है। जो सांस्कृतिक जो विरासत होती है, वही समाज को मजबूत करती है। उसी के माध्यम से देश पहचाना जाना जाता है। और ये विश्व भारत, ये अपना भारत के लिए तो ये बहुत ही प्रासंगिक है। लेकिन इस विषय को लेकर राजनीति होने लगती है, कमाल की बात है। इस विषय को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा जो है देश संस्कृतियों से भरा हुआ देश है, और अगर बेहतर हो, सभी संस्कृतियां एकजुट होकर देश को विकास की तरफ अग्रसर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी ठीक है, पूनम पंडित जी का रुख लेता हूं। पूनम जी, दो संस्कृतियों के समागम की जब बात हो रही है तो फिर यहाँ पे परेशानी क्या आना चाहिए? कांग्रेस को तो इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, आप एक बात बताइए, अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, हम्म सबसे ज्यादा इनको परेशानी है। इनको किस चीज से परेशानी है ये सबको पता है। इनको हमारी देश की संस्थाओं से परेशानी, हमारे देश की संस्कृति से परेशानी, हमारे देश के भाईचारे से परेशानी, हमारी देश की बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, उनकी कोई आवाज उठाए तो उससे परेशानी। लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, अगर कोई आंदोलन करे तो इनको परेशानी, हर चीज से इनको परेशानी। अगर कोई यूट्यूबर या आप जैसे चैनल वाले पत्रकार सच्चाई दिखाने लग जाए तो इनको परेशानी, कहीं सच बात को ये स्पेस नहीं देते। सारी परेशानियां ही इनको है। और सबसे ज्यादा 2014 के बाद से परेशानी इस सरकार को हुई है। उससे पहले भी सरकार आई है बीजेपी की, ऐसा नहीं, नहीं काशी नहीं आई तमिल है। संगमम से मैडम क्या परेशानी है, ये बता दीजिए। देखिए, इनको कितनी परेशानी, आप इनसे पूछिए, हमें परेशानी क्यों होगी? हमें इस बात की परेशानी नहीं होगी, हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा मिले। लेकिन उस बात पे राजनीति करना, उस बात में घोटाले करना, हमें उससे परेशानी है, हमें उससे तकलीफ है। देश के मुद्दों को दबाया जाए, हमें उससे तकलीफ है। उचित रहेगा। शिवम जी, विषय पे चर्चा हो तो हमें लग रहा है ज्यादा। ठीक है, विषय पे ही चर्चा हो रही है। मैम आप है पूनम, ना, एक बात बोलिए इनको कि ये है ना, पूनम जी, इसको ना करें, क्योंकि ये अभी तो घपले मैंने बोलना ही घोटाले पे, स्टार्ट किया है। भ्रष्टाचार पे, कहीं ये सब ऐसा जो ना है हो ये पूनम जी। कैमरे को बंद करके चले जाए। अभी तो मैंने नहीं दो ही नहीं, शब्द मैं बोले, अभी मैंने इनको ठीक है, आराम से आपको सुना मौका कि दिया नहीं जा रहा है, सुना? आप बोल तो दीजिए। पत्रकार महोदय, बोलिए, आप बोलिए तो मुझे सही। मुझे बताइए, जब बोलिए इन्होंने बोलिए। बोलना शुरू किया, क्या मैंने इनको बीच में बोलने के लिए मना किया? नहीं ना। मैंने इनको इनकी बात रखने से मना किया? नहीं ना। लेकिन मैंने दो शब्द बोलने क्या स्टार्ट कर दिए। मेरे बड़े भाई प्रवक्ता बीजेपी के, इनको तो तकलीफ होने लगी तुरंत ही। जब इनको तकलीफ होती है कि कांग्रेसी जो है हमसे सवाल ना पूछे और अपनी देश में तकलीफ ना बताए, देश की समस्या ना बताए, तो फिर ये लोग ये बोल देना सीधा कि किसी भी चैनल पर जो है कांग्रेसियों को या आम नागरिक को स्पेस ना दिया जाए, सीधा बोल दे। अभी तो मैंने बोलना ही स्टार्ट किया, अभी से इतनी बौखलाहट बढ़ गई है। डिबेट तो आधा एक घंटे चलने वाली है ना, तो फिर कैसे झेलेंगे ये मुझे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पूनम पंडित इसका स्वागत करेंगी दो संस्कृतियों के समागम का, तमिल और काशी समागम का जो असंगमम आज हो रहा है काशी में, इसका कांग्रेस स्वागत करती है। इससे कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, संस्कृतियों को देखिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री की मैं इस पहल का अपने स्वागत देश कांग्रेस की करेगी। मैं पूनम पंडित, मैं अपने देश की हर संस्कृति का सम्मान करती हूँ, हर संस्कृति का जो है स्वाभिमान समझती हूँ। ठीक है, राघवेंद्र हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शैलेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है, आप थोड़ा देर से आए। राजनीतिक के जो पंडित हैं उनका सर ये मानना है कि मिशन दक्षिण है प्रधानमंत्री का, काशी तमिल संगमम से मिशन दक्षिण को साधने की कवायद की जा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं शैलेंद्र सर? बिल्कुल इसी रूप में, जिस रूप में आप बता रहे हैं। काशी मैंने इनकी आवाज 12 नहीं ज्योतिर्लिंग में से एक है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम। जी। इसकी अपनी मर्यादा है और पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। विश्व में दूसरी सबसे पुरानी और जीवित सिटी मानी जाती है काशी। और तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया के लोगों का बहुत ज्यादा अटैचमेंट पूर्वांचल में, पूर्वी भारत में या उत्तर भारत में अगर देखा जाता है तो
काशी विश्वनाथ जी, काशी बनारस के प्रति रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र और काशी जैसे क्षेत्र का प्रयोग दोनों जगह की संस्कृति के समागम या उसके संवर्धन, उसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों को इस पर ध्यान नहीं था राजनीतिक रूप से, तो अब ये राजनीतिक रूप से लोगों को लग सकता है कि अरे ये भी किया जा सकता था। तो ये तो अपनी अपनी तैयारी है। कोई किसी चीज को जिसको अनदेखा लोग किए रहते हैं उसको लेकर के आगे आ जाता है और उसके आधार पर वो वाहवाही ले लेता है और कहीं पर लोग छोड़े रहते हैं। तो ये एक कोशिश है इनकी और इसको इस रूप में देखना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, बल मिलता है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए राघवेंद्र जी। लेकिन फिर स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं विपक्षी दल? जब राष्ट्रीय एकता को बल मिल रहा है, दो संस्कृतियों का समागम हो रहा है, तो फिर इसका स्वागत वाकई में किया जाना चाहिए। कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही है। इससे पर्यटन भी मजबूत होगा। राघवेंद्र जी देखिए, ये संस्कृतियां भारत की ही संस्कृतियां हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इसी बात से की थी कि भारत जो है संस्कृत प्रधान देश है। इसमें जितना ज्यादा एक दूसरे से हम लोग अंदर जाएंगे उतना ज्यादा राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। अभी हमारी बहन पूनम जी कह रही थी रस्सी जल गई लेकिन अभी ऐठन नहीं गई। पूरे देश से सुपड़ा साफ हो गया लेकिन अभी गर्मी शांत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जो इनके गढ़ किले ध्वस्त होते चले गए, अभी गढ़ और किले ध्वस्त। अरे शांत रहिए पूनम जी शांत रहिए। अब मैंने बोलना शुरू किया, आप बीच में बोलने लगे। एक एक करके आप दोनों अपनी बात रख लीजिए, एक एक करके शांत रहिए। अब जो आप मैं जानता हूँ आप विषय पर रहती नहीं है, इधर उधर की बातें करती। पूनम जी शांत रहिए। अरे मैं भी उत्तर प्रदेश था पूनम जी। अरे शांत रहिए। अरे शिवम जी शांत रहिए। शिवम जी ने शांत करिए। शिवम जी शांत करिए। ठीक है पूनम पंडित, मैं आपके पास आऊंगा। जब आपको मौका दिया मैंने बोलने का, मैं आपके पास आपसे भी काउंटर लूंगा। राघवेंद्र जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। पूनम जी आपसे भी मैं काउंटर ले लूंगा, आपको भी मौका दूंगा। ये डिबेट है, एक एक करके सबको मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़े, नवीन दुबे हमारे साथ, उनके पास भी मैं आऊंगा। एक एक करके आप बात सुनेंगे तभी तो चर्चा सार्थक हो पाएगी ना मैडम। ये कोई भाषा होती है? कैसे पूनम पंडित, चर्चा सार्थक जब हो पाएगी जब एक एक करके मेहमानों से रिएक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसे एक दूसरे के बीच में टांग अड़ाते रहेंगे तो फिर कैसे डिबेट होगा? आप ही डिबेट कर लीजिए फिर। नहीं सर, ये इस तरीके की बात है। अरे आपसे बोल रहे एक बार सुन तो लीजिए उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप आ जाइएगा। अरे आप एग्रेसिव हो रही हैं। चुप रहिए आप। ये कोई तरीका होता है? अरे चुप रहिए। अरे तरीका होता है बात एक एक करके आप बात रखिए। ठीक है राघवेंद्र जी, आप पूनम पंडित चुप हो गई, आप अपनी बात रखिए। पूनम पंडित एक मिनट पूनम पंडित, ऐसे नहीं चलेगा मेरे डिबेट में। एक मिनट आप बात रख लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। एग्रेसिव होने से डिबेट सार्थक नहीं हो जाता पूनम पंडित, ठीक है? अरे चुप रहिए, अपना काम देखिए। अरे संबित पात्रा पे आ गई। यहाँ काशी तमिल काशी संगमम चल रहा है, आप संबित पात्रा को ले आई। कहाँ से लोगों को ले आते हैं जिनको कोई चर्चा ठीक है, आप दोनों के पास मैं नहीं आ रहा हूँ अभी। नवीन दुबे जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। नवीन जी बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप काशी तमिल संगमम को, क्योंकि दो संस्कृतियों का समागम यहाँ पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से भी? जी देखिए, ऐसा है, भगवान भोलेनाथ के मुख वाराणसी और उत्तर प्रदेश में जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा तमिलनाडु में है। मेरा वास्ता रहा है, मैं जाता रहा हूँ। और जिस तरीके की जीवंत शिवलिंग आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे, तंजावुर में स्पेशली मैं मेंशन करूंगा, वैसे शिवलिंग जीवंत आपको शायद कहीं दुनिया में देखने को मिले। पहली चीज। अब आते हैं जो काशी और तमिल समागम की बात हो रही है, ये किसी तरीके से कोई धार्मिक समागम नहीं है और इसका लाभ देश को तो मिलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, समागम उसके नाम पर कर रहे हैं। पूनम पंडित फिर बोल रही हैं। अरे एक एक करके बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास काउंटर लूंगा, सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में 0 है और उसका एक ये प्रयास है। मुझे लगता है कि इसका कोई लाभ भाजपा को मिलने वाला नहीं है। इसका कारण बताता हूँ।
आज अगर इनको समागम करना था तो उसकी जगह चिंतन करते हैं नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश की दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारों को बुलाते, उनसे मिलते, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन 8 वर्षों में कभी पत्रकारों से वार्ता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस बार काशी में आज वार्ता ही कर लें पत्रकारों से, जनता के सवालों के जवाब पत्रकार पूछेंगे, उनके जवाब दे दें। इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, देश के प्रमुख चौकीदार अरे यहाँ मंचों पर झूठ बोलते हैं और समागम कराने की नहीं, आप कह रहे हैं कि काशी तमिल संगमम राजनीतिक है, धार्मिक किसी एंगल से नहीं है। 100% राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को समागम कब कराएगी, उनसे कब वार्ता करेगी, रोजगार के विषय में कब जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट का समागम कब कराएंगे आप, कैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, चर्चा इस चीज पे होनी चाहिए। इस देश के अंदर जहां आर्थिक विषमता हो चुकी है, आर्थिक तंगी से ये देश जूझ रहा है, उसके बावजूद आप समागम करा रहे हैं। एक कहावत होती थी हमारे यहाँ जो गांव देहात में चलती थी कि घर में नहीं है दाने और दादी चली भुनाने, वो वाला हाल हो रहा है इस मोदी सरकार में इस देश के अंदर। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, क्या फायदा है काशी तमिल संगमम से राष्ट्र को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं नवीन दुबे पूरी तरह से राजनीतिक है ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के मित्र के बारे में बता दूं, 4 बार इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, इन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारी सरकार में 2017 से लेकर आज तक हम लोगों ने सरकारी नौकरियां 4.5 लाख से ऊपर देने के काम किया यूपी पार्ट 1 में। ठीक है, 35,000 का। मेरी बात होने दीजिए। एक करके सुन लीजिए, आप एग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे पे, यही तो दिक्कत है, फिर डिबेट ही नहीं हो पाती। फिर आप ही कर लीजिए डिबेट अपने आप में। अरे एक करके सुन लीजिए सर, नवीन दुबे सुन लीजिए सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, पूनम पंडित भी आ गई, देखिए आप सुन लीजिए। अरे राघवेंद्र जी को अपनी बात कहने दीजिए। नवीन दुबे जब आप बोले तब राघवेंद्र जी नहीं बोले थे ना। मैं राघवेंद्र जी एक ही बात कहूंगा, आप ये बता दीजिए अरे सुन लीजिए पूरी बात, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आपको काउंटर करने का मौका बारी बारी के साथ मिलेगा। राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए, ठीक है, नवीन दुबे का ऑडियो करा दीजिए, पूनम पंडित का ऑडियो कराइए। राघवेंद्र जी बात रखिए अपनी। मैं ये कह रहा हूँ, विकास की बात करते हैं, सब कम से कम 3 उंगलियां इनके ऊपर उठती हैं। इन लोगों ने कितनी नौकरी दी थी जब कोरोना काल भी देश में था, मात्र 90,000 सरकारी नौकरियां दी थी। नहीं, नवीन दुबे का सवाल ये है, नवीन दुबे का सवाल ये है कि काशी तमिल संगमम से राष्ट्र को फायदा क्या है, इससे जनता के लिए कैसे हितैषी है ये? कमाल की बात कर रहे हैं। हमारा देश जो है संस्कृतियों से भरा हुआ देश है, इसकी तुलना अन्य किसी देश से नहीं की जा सकती। आज पता चला ये भारतीय जनता पार्टी को पता चला है, कोई भूखा मर भारतीय जनता पार्टी को पता चला है। आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण जिस तरीके से करते रहे हैं, बेहयाई से आतंकवादियों को बुलाने का काम करते रहे हैं, बेसब्री से अल्पसंख्यकों को हथियार रखने की बात करते रहे, उसी से में जाइए, मत कहिए। भारतीय जनता पार्टी तो संस्कृति प्रधान देश है, हम लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। आपने क्या किया? अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के अलावा क्या किया है आपने? ठीक है, आप दोनों, आप सभी के पास में आऊंगा। बीजेपी और कांग्रेस की रिएक्शंस बाइट आएंगे, वो क्या आएंगे वो हम आपको पहले सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो देश की आवश्यक, चाहे वो नौजवानों की समस्याएं हों या किसानों की हों या पूरे देश की समस्याएं हों, उन सभी पर बात न करके सिर्फ और सिर्फ भ्रमण में है और चुनावी दौरे पर है। ठीक है, आप चुनाव जिता लीजिए, लेकिन किस लिए चुनाव लड़े जाते हैं? जनता के, देश के किसानों, नौजवानों, देश में रहने वाले देशवासियों के हित में। उसको लेकर तो उनके पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। आज बेरोजगारी चरम पर है, 45 साल में सबसे ज्यादा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने चुनिंदा उद्योगपति दोस्तों को बड़ा आदमी और बड़ा आदमी और बड़ा आदमी बनाने में लगे। लेकिन कम से कम उन नौजवानों के बारे में भी तो सोचिए जिनसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन किसानों के बारे में सोचिए जिनसे कहा था कि आपका हम कर्ज माफ करेंगे, आपकी आय हम दुगुनी करेंगे। पूरा का पूरा विपक्ष होस्टाइल है। विपक्ष का आरोप थोथा है, बेबुनियाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काशी दौरा है, जो तमिल संगम में काशी का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का जो कार्यक्रम है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के तहत है। भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का जो दुनिया के पटल पे सबसे अग्रणी देशों में खड़ा करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके तहत सरकार काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि जो आज काशी में तमिल संगम होने जा रहा है,
ठीक है, तमाम मेहमानों को पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पूनम पंडित, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के चलते प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। जी देखिए, काशी तमिल जो संगम है, अच्छे से ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि उधर जो संगठन इनका थोड़ा हल्का है, इसी वजह से ये संस्कृति से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें जो दिक्कत है इस बात से है, इतनी बेरोजगारी है, ये रोजगार क्यों नहीं देते। अभी देखिए ना आप, ये संगम कर रहे हैं, एक बेरोजगारी का संगम कर ले, एक महंगाई का कर ले, एक शिक्षा पे कर ले, एक स्वास्थ्य सुविधाओं पे कर ले। हमें दिक्कत ये है कि जो देश की आर्थिक स्थिति है उस पे नहीं करते हैं, देश की जो मूल समस्याएं हैं उस पे नहीं करते हैं, देश में जो इतनी ज्यादा दिक्कतें होती है बेटियों को खास करके, उस पे कोई संगम नहीं करते। बेटियों के लिए क्या आज तक कोई मंच लगाया इन्होंने? लगाया कि बेटियों के जो बलात्कार होते हैं उनके लिए कोई मंच लगाया कि हम इस मंच से कहते हैं कि फांसी की सजा होगी? लेकिन ये बलात्कार हमें इस बात से समस्या है। सरकार नहीं करती है तो परेशानी है पूनम पंडित, सरकार करती है तो परेशानी है। काशी तमिल संगमम से एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे राज्यों की, साउथ इंडिया की संस्कृति को जानने का मौका उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, देश के लोगों को मिलेगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, काशी एक ऐसी जगह है जहां पर देश भर से श्रद्धालु आते हैं, लोग आते हैं, तो इससे जो कल्चर एक्सचेंज करने का जो मौका है, कल्चरल एक्सचेंज, वो होगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार होगा। अच्छा, क्या आप ऐसा बीजेपी कह रही है? क्या आपसे पहले काशी में श्रद्धालु नहीं आते थे? हमने कब मना करा कि आप काशी में वो मत करो, कुछ काम मत करो, मंदिर मत बनाओ, ये मत करो? हमने कब कहा? सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप तो देश के युवाओं के मुद्दे हैं, देश की जनता के मुद्दे, आप उसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? भाई अगर इंसान ही नहीं रहेगा, भूखमरी इतनी हो जाएगी, बेरोजगारी इतनी हो जाएगी, बेरोजगारी के कारण कितने लोग प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते हैं, किसान आत्महत्या कर लेता है, तो कौन वहाँ श्रद्धालु फिर पहुंचेगा? श्रद्धालु भी तो हम है ना, हम ही तो देश के नागरिक हैं, हम ही तो जाएंगे वहाँ। कहीं तुम बाहर से तो किसी को बुला नहीं लोगे। अपनी संस्कृति हम पहले सम्मान करेंगे तभी तो कोई दूसरा करेगा ना। है? एक बात अगर ये सुनते हो तो आप बता दीजिए, अगर किसी ने मुंह खोलना स्टार्ट किया टीवी पे तो तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता बोलने लग जाते हैं। भाई पहले बात देंगे, हम किस पे सवाल करेंगे? हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं और देश में आज सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, तो हम इनसे सवाल करेंगे। इनकी क्या हैसियत है कि ये हमसे सवाल करें? क्यों नहीं करें? क्यों करेंगे हमसे सवाल? क्योंकि हमसे है ही नहीं 8 साल से। लेकिन फिर भी महंगाई जैसे मुद्दों को, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को, बेटियों के मुद्दों को हम उठाते हैं अपना कर्तव्य समझ करके, कांग्रेस पार्टी उठाती है अपना कर्तव्य समझ करके, अपना दायित्व समझ करके। इनकी तो हैसियत भी नहीं की हमसे सवाल करें। ये होते कौन हमसे सवाल करने वाले? भाई आप पार्टी में हो, सत्ता में हो, हर चीज आपके हाथ में, हम आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, आपने देश के लिए आप क्या बोलिए। किया? आपने 8 सालों में अब राघवेंद्र सिंह जी की बारी है, आप कृपया करके आप बीच में मत बोलिएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए। अभी एक आप पहले इसी टूल को आप फॉलो करो, तब आप पे कोई करेगा। 35 टुकड़े हो जाते हैं, उसके बारे में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ खड़ी है? आपने किए होंगे ना? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? 35 टुकड़े आपने क्यों? इन सब चीजों को तो इस मुद्दे में मत लाइए ना प्लीज मैडम। आप इनसे बोलिए कि मुझसे मर्यादा में रह करके बात। अरे आप शांत रहिए, कहाँ से बैठा देते हैं शिवम जी? राघवेंद्र जी आराम से बात कीजिए, इतना एग्रेसिव होने की राघवेंद्र जी आपको भी जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए। वो भी लीडर है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, आप भी बीजेपी जैसी एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी अपनी दोनों पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कायदे में दोनों से मेरा निवेदन है कि मर्यादा में रखे आप लोग बात करें। आप देश की सर्वोच्च बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं टीवी पर, आपको जनता सुन रही है, तो कृपया करके भाषाई गरिमा का ख्याल रखिए। इस तरह से एग्रेसिव होना ठीक नहीं है। आप इनको बोलिए, ये भाई कम से कम हमें बोलने का मौका तो दिया जाए, मेरी बात नहीं सुनना चाहता है कोई। हाँ ठीक है, बताइए। 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार देखी, 10 साल उससे पहले भी देश में देखी होता। हाँ 2014 में देश आर्थिक, बता दूंगी मेरी सरकार ने कितना काम 2014 में जो हमारा देश था आर्थिक स्थिति में 11वें पायदान पे था, आज की तारीख में 5वें स्थिति में, देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है जब इनकी सरकार हुआ करती थी, पार्कों में लिखा होता था कृपया ध्यान रखे आपके नीचे बम हो सकता है, बसों में स्टिकर चिपका होता है। आप लिखवाते होंगे, आपको पता है। आज की तारीख में नोट कर लीजिए, भुखमरी में श्रीवास जी कोई भुखमरी नोट कर लो, भुखमरी में ना सबसे ऊपर है देश, ठीक है? और जब हमारे प्रधानमंत्री होते थे ना कांग्रेस के, हमारे प्रधानमंत्री होते थे, आपके प्रधानमंत्री होते थे, चाइना से एमयू साइन करते थे, आपने देखा चाइना से एमयू साइन करते थे, बराबरी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट में चंदा लिया करते थे आपके प्रधानमंत्री। अगर मेरे नेता क्या बात करते? शब्द आप
बोले अरे ना गलत, मैं क्यों तो मैं भूल बोलेंगे? जाऊंगी कि चैनल राजीव पे गांधी बैठी हूँ। फाउंडेशन ट्रस्ट से चाइना ने पैसा नहीं लिया था। सम्मान के साथ बात राजीव कीजिए। गांधी मेरे फाउंडेशन नेता आराम के से बारे पूनम में पांडे, आराम से, आराम से। भाषाई गरिमा का ख्याल रखते हुए कटाक्ष कीजिएगा एक दूसरे पर। भाषाई गरिमा मत भूल जाना मेरी डिबेट में, बस इतना निवेदन है आपसे। नेताओं के बारे में मैं राजीव गांधी शब्द नहीं फाउंडेशन सुनूंगी। ट्रस्ट में पैसा मैं चंदा नहीं लिया इंटेलेक्चुअल था। कटाक्ष कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल। बताइए, जवाब दीजिए, चाइना से चंदा नहीं लिया था राजीव गांधी फाउंडेशन ठीक है, ट्रस्ट में? शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, का काम कर रही है। शैलेंद्र सर, हर तीसरे दिन शैलेंद्र सर, घोटाले हुआ ठीक है, करते थे। आप दोनों शांत हो जाइए। यही तो दिक्कत है ना, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। हुआ करते थे जी, रोज घपले घोटाले हुआ करते थे। शैलेंद्र सर, सरकार में रोज घपले घोटाले हुआ करते थे। ठीक है पूनम पंडित, अरे रोज घपले होते थे 2004 से लेकर 2014 तक। देश ने देखा है जिस तरीके से आतंकवादियों को। ठीक है, दोनों का ऑडियो कराइए। शैलेंद्र सर, क्या लग रहा है राजनीतिक दलों के लिए इस बार दक्षिण ज्यादा महत्वपूर्ण है, साउथ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? हमने देखा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, सबसे ज्यादा समय उन्होंने साउथ में बिताया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल का दौरा करके आए, उसके बाद आज काशी तमिल संगमम का आयोजन रखा गया है। 1 महीने तक ये विशाल कार्यक्रम काशी में चलने वाला है। तो दक्षिण ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है राजनीतिक लिहाज से, इसलिए बार बार हर राजनीतिक दल का फोकस दक्षिण पर है। हाँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से घमासान होता रहा है और यहाँ पर जितने तरह के अस्त्र शस्त्र थे राजनीतिक रूप से उन सब का इस्तेमाल किया जा चुका है। और यहाँ पर एक तरह से मैच्योरिटी हर चीज में लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ की जो राजनीतिक लाइफ साइकिल वो मैच्योरिटी स्टेज को प्राप्त कर लेती है अब डिक्लाइन की अवस्था में। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए अवसर साउथ में बचा रह गया। जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में जब राहुल गांधी को लगा कि हमारी सीट यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी अमेठी में, तो वो साउथ में चले गए, जीत गए के खाते वो। तो उसी तरह बीजेपी हर जगह कायम हो गई है। अब उसके पास जो बचा हुआ एरिया है वो साउथ का है, तो इसलिए नेक्स्ट उनका भी फोकस वहीं पर है और कांग्रेस का भी वहीं है। तो इसलिए सभी की कोशिश वहीं पर हो रही है और ऐसा होता भी है ये। लेकिन ये कॉर्पोरेट सिस्टम ऐसा होता है कि वो लोग मार्केट को कई सेगमेंट में बांट लेते हैं। पहले एक सेगमेंट को कैप्चर करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, और ऐसा पूरे मार्केट पर वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये राजनीति जो है अभी सेवा कम दिख रही है, ये बिजनेस धंधा के तौर पर ज्यादा दिख रही है। छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को बिल्कुल कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह लिया जा रहा है। उसी तरीके से इसमें ऑफर दिए जा रहे हैं, उसी तरीके से लोगों को इसमें एडजस्ट किया जा रहा है और उसी तरीके से गला काट कट थ्रोट कंपटीशन जिसे कहते हैं वो किया जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि राजनीति को सेवा के तौर पर लें, बिजनेस के तौर पर नहीं, वरना हर कोई अपना काम छोड़ करके राजनीति ही करेगा, फिर बिजनेस कौन करेगा। ठीक है राघवेंद्र जी, दक्षिण में अपनी धाक जमाना चाहती है बीजेपी, अपनी सत्ता लाना चाहती है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, मुझे कहने में ये कोई अशोक्त नहीं है। और लोग पूरे प्राण सप्रण से हम लोग इस क्षेत्र में काम भी करते हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को विषय को लेकर के काम करते हैं। समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास नारे को लेकर के काम करते हैं। समाज में ऐसा कोई गरीब तबका नहीं होगा, मैं दावे से कहना चाहता हूँ, गरीब क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या प्रदेश की योजना की लाभ न मिला हो। किसी को मकान मिला होगा, किसी को शौचालय मिला होगा, किसी को 5 लाख तक का बीमा मिला होगा, किसी को गैस कनेक्शन मिला होगा, किसी को बिजली कनेक्शन मिला होगा, कुछ नहीं तो किसी को 2000 रुपए किसान सम्मान निधि मिला होगा। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर वोट मांगने वाला राजनीतिक दल है। इस प्रकार से हम लोग डिवीजन करके नहीं राजनीति करते हैं। राजेश जी, आज की तारीख में वो समय चला गया जब ध्रुवीकरण के माध्यम से राजनीति हुआ करती थी। देश का प्रधानमंत्री कहा करता था देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। हम कहते हैं देश के संसाधनों पे सभी का बराबर का हक है। समाज के गरीब तबके को उठाने के लिए हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। तभी देश और प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी के छोटे बड़े राजनीतिक दलों का एक तरफ से सुपड़ा साफ हुआ जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 तक मात्र 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आखिर क्यों थे भाई? आज की तारीख में हमारे सरकार ने हर राज्य में एक पीपी मॉडल से या सरकारी मॉडल नहीं, हर जिला अस्पताल पे बोर्ड लगा दिया, अस्पताल कराने का काम किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोगों ने मात्र 90,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया है। एक एक करके नवीन, एक एक करके नवीन, एक एक करके
योगी पार्ट 1 ने भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। बीजेपी के प्रवक्ता जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2017 में 17.5% थी, 2017 में 17.5%। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है। हम बोल रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट अरे है। ठीक है, 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी दर अरे समागम पर आइए, हम लोग ईमानदारी से काम समागम पर करने वाले आइए। लोग हैं, आप लोग गाल बजाने वाले लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश अच्छा। में आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है। अरे समाजवादी सुनो पार्टी हो यार, चाहे सुनो। कांग्रेस पार्टी हो, दोनों उत्तर प्रदेश में आज आखिरी दिन अपने गिर रही है। भाई इनके कारण से वो ये आप लोग नहीं जानते। बहुत भाई, खूब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितना है, बोलोगे कांग्रेस की लोकसभा भी है और छाती ऐसे ठोक रहे जैसे बहुत बड़ा इन लोगों ने काम किया ठीक है, अरे आप लोग शांत नहीं हो रहे, इसलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा और चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण के आखिरकार मायने क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कहती हुई नजर आ रही, तो लगातार विपक्ष और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इस पर निशाना साध रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।